क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। आज मैं जो प्रसंग आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, उस प्रसंग में आप देखेंगे किस तरह कैलाश सत्यार्थी जी ने क्षमा दान किया। सच्ची क्षमा अपने आप में एक इतना बड़ा शब्द है। क्षमा करना उससे बड़ा कर्म है। और किस तरह से कैलाश जी ने बिल्कुल निर्विकार भाव से अपने साथ बुरे से बुरा करने वाले को भी क्षमा कर दिया, इस प्रसंग में आप वही देखेंगे। जी हाँ, मैं मालविका आज आपके साथ क्षमा के ऊपर एक बहुत सुंदर सी एक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की। जी हाँ, बात काफ़ी पुरानी है, कुछ 1986 की होगी। कैलाश जी उस समय नए नए बच्चों के साथ काम कर रहे थे, किस तरह से बच्चों को मुक्त कर रहे थे अलग अलग जगह से। वो बच्चे जो शोषित थे, जो किसी तरह बाल श्रम में लिप्त थे, उनको डाल दिया गया था उस श्रम में, तो तकलीफ़ में थे, कष्ट में थे। और कैलाश जी उनको वहाँ से बचा के लाते थे, अपने साथ रखते थे, बाद में मुक्ति आश्रम में रखने लगे। तो उसी समय की बात है। कैलाश जी रहते थे झुग्गी झोपड़ी स्कीम के अंतर्गत बने हुए घरों में। 1.5 कमरों का घर हुआ करता था। वहाँ पर कैलाश जी, उनकी पत्नी सुमेधा जी, दोनों बच्चे भुवन और अस्मिता उनके साथ रहते थे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक नौजवान से, जिसमें उन्हें लगा कि एक स्पार्क है, ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और चूंकि उसके पास कोई घर द्वार नहीं था रहने का, कैलाश जी बोले, आओ भाई हमारे साथ ही रह लो। दिल देखिए उस व्यक्ति का, वो लेकर के आ गए और ये महोदय साथ में रहने लगे, आंदोलन में काम करने लगे, ऑफिस थोड़ा मोड़ा देखने लगे। और जैसा कि होता है, लोभ ने इस व्यक्ति को जकड़ लिया। और लोभी आदमी के पास इधर उधर से प्रलोभन देने वालों की कोई कमी नहीं होती। और इस काम में प्रलोभन कौन देगा? वो जो बाल शोषण में लिप्त होगा, जो बाल श्रम कराता होगा। ऐसे ही लोगों के साथ इस व्यक्ति की मेल जोल हुआ, मेल मिलाप हुआ। और धीरे धीरे ये कैलाश जी के लिए कम और उनके लिए ज़्यादा काम करने लगे। हुआ यूँ कि जब भी कहीं पर कोई रेड मारनी पड़ती थी बच्चों को वहाँ से छुड़ाने के लिए, तो पूरा एक स्कीम बनती थी, एक पूरा प्लॉट तैयार किया जाता था कि कैसे करेंगे, कितने बजे जाएंगे, किसको बताएंगे, किसको पकड़ेंगे, कौन कहाँ जाएगा, कौन बच्चों को वहाँ से छुड़ाएगा, लाएंगे। मतलब एक व्यक्ति का काम नहीं होता था, ये बहुत सारे लोग मिल करके करते थे। तो ये जब पूरी जो योजना बनती थी, उसमें ये महोदय भी रहते थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि जब भी कोई रेड पड़ती थी, पता चलता था कि वहां से सब गायब। एक बार, 2 बार, 3 बार, बहुत अजीब सी बात थी। तो ऐसा हुआ कि फरीदाबाद के पत्थर खदान से बाल मजदूरों को छुड़ाने का पूरा प्रकरण है। वहां पर जब भी ये खदान माफिया के विरुद्ध कैलाश जी ने कोई प्लान बनाया, तो वो पूरा हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि जब भी ये लोग जाते थे, वहां से सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, कोई बच्चा नहीं रहता था, जो भी देखो सब साफ सुथरा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। तब ऐसा संशय हुआ कि भीतर का ही कोई व्यक्ति है
जो ये बातें निकाल करके बाहर वो माफिया तक पहुंचा रहा है। और पता चला कि यही महोदय जो घर में ही रहते थे, यानी घर का भेदी लंका ढाए विभीषण बने पड़े थे, यही सब कुछ कर रहे थे। तो जब तक हाथ में सबूत ना हो तब तक कैलाश जी किसी को कुछ नहीं कहते। तो एक बार उनको ये कागजों की अदला बदली करते हुए बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक ने देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उनसे कहा भाई जयराम जी की तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर। और बिना कुछ किए उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से, भाई नहीं आपको जम रहा है हमारे साथ काम करना, आप काम छोड़ दीजिए जाइए। पर वो व्यक्ति बहुत शातिर था। उसने क्या किया, उसने कुछ लोगों को पूरी उनकी खबर दी कैलाश जी की कि वो ऐसे जाते हैं, ऐसा करते हैं, यूं करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कैलाश जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। वो तो उससे वो बच गए, पर ये हमला था। थोड़े सतर्क हो गए और इसके बाद जब उनको पूरी तरह से इस संस्थान से बाहर निकाल दिया गया तो वो लोगों के साथ मिल गए और लोगों के साथ मिल करके उन्होंने कैलाश जी के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मुझे मार पीट की गई, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और जोर ज़बरदस्ती की गई। और एक आपराधिक मामला कैलाश जी के विरुद्ध, सब जो कैलाश जी के विरुद्ध लोग थे उन्होंने मिलकर के दर्ज कर दिया। अब जब मामला दर्ज हो गया तो कोई क्या कर सकता है, समय समय पर पेशी होने लगी, उनका विदेश आना जाना बंद हो गया। कई बार तो वो एयरपोर्ट से ही वापस लौट आए, वो नहीं जा पाए। यहाँ तक कि सबसे बुरा हुआ कि वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ को भी देखने विदिशा नहीं जा पाए। बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाओं से कैलाश जी गुजरे, पर जीत तो सत्य की होती है ना, तो जीत सत्य की हुई और अंततः कैलाश जी को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ये तो बेवजह उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे अपने झूठ को दबाने के लिए। तो बस कैलाश जी जिस दिन मुक्त हुए उन्होंने चैन की सांस ली। पर उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा कि अरे आप मानहानि का केस दर्ज करिए, आप उसके विरुद्ध केस करिए, ऐसे कैसे कोई आपको प्रताड़ित कर सकता है। ये देखिए हमने सारे कागज तैयार कर लीजिए, आप दस्तखत करिए और चलिए हम उसके विरुद्ध केस करेंगे। कैलाश जी बोले नहीं भाई, बहुत हो गई कोर्ट कचहरी, अब मैं शांति से अपना काम करना चाहता हूँ। ना जाने कितने बच्चे मेरे आस में बैठे हैं कि मैं कब जाऊंगा और उन्हें छुड़ाकर अपने आंचल के तले ले लूंगा। अरे भाई, पर वो जिसने आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इतने बड़े माफिया के साथ मिलकर के आपको प्रताड़ित किया, उसका? वो बोले उसने अपना कर्म किया है, मुझे अपना कर्म करना है, उसके काम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी चीजें देखेगा, वो अपने भोग अपने कर्म भोगेगा। मुझे मेरे कर्म सही रखने हैं, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरे बच्चों के साथ काम करना है, उनको आज़ाद कराना है, उनको स्वतंत्र कराना है, आज़ादी की सांस दिलाना है। इसलिए भाई मैं अब इन सब मामलों में नहीं हूँ, छोड़ दो, जाने दो। आओ हम सब मिलकर जश्न मनाएं कि हम आज फिर एक बार आज़ाद हो गए हैं उन सब सड़ी गली चीज़ों से और बच्चों के साथ खुशी मनाएं। देखा आपने, ये है कैलाश सत्यार्थी। यूं ही किसी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। दिल चाहिए इतनी बड़ी बात के लिए क्षमा करने का, जो अपने अंदर जज्बा चाहिए, वो आप और हम में नहीं है, वो है
सिर्फ कैलाश सत्यार्थी में। इसीलिए वो हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनके बारे में आप और हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, फिर मिलूंगी और बहुत सारी ढेर सारी कहानियां लेकर। तब तक के लिए विदा चाहती हूं।